हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मैं अवंतिका सिंह आज एक न्यू टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज हम यूनिट 8 पढ़ेंगे सेमेस्टर 3 का, ठीक है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। पीसीआर एक टेक्निक है जिससे हम डीएनए को, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए के सेगमेंट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। तो पीसीआर एक एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस है। ये है हमारी मशीन जिसमें हम पीसीआर करते हैं, बहुत सारे डीएनए की कॉपी बनाते हैं, ठीक है। ये मशीन जो है, इसमें आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, इसमें हम ट्यूब्स को डालते हैं, टेस्ट ट्यूब होती है छोटी छोटी, उसमें डालते हैं और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सारा मटेरियल डालेंगे, पॉलीमरेज डालेंगे, इसके साथ सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डालेंगे, पॉलीमरेज डालेंगे, जो रिक्वायर्ड डीएनए जिसकी कॉपी करनी है उसका सेगमेंट डालेंगे और फिर पीसीआर के बाद यानी कि कुछ मिनट्स बाद ही हमारा डीएनए की कॉपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो एक पीसीआर के एक साइकिल को चलने के लिए उसको पहले स्टेप में 30 सेकेंड्स, दूसरे उसमें 30 सेकेंड्स और थर्ड स्टेप में चाहिए उसको 1.5 मिनट, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो पूरा हमारा पीसीआर का एक साइकिल है उसको 2.5 मिनट लगते हैं एक साइकिल को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसी के साथ और हम पढ़ेंगे कि कैसे पीसीआर पूरा वर्क करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें यूज होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं पीसीआर को यूज करने में, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, डीएनए को इन विट्रो टेक्निक से एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज तैयार करते हैं। जो भी हमारा डिजायर्ड सेगमेंट है, मान लीजिए कोई एक डीएनए का सेगमेंट है और हमको वो किसी इंडेंजर्ड स्पीशीज से मिला है जो बहुत खतरे में है, तो हम बार बार उसको बैन लगा दिया गया है अगर वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कि इस स्पीशीज को आपको तंग नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कम अमाउंट में है। तो अगर आपको उसके डीएनए को स्टडी करना है या प्रिजर्व करना है तो उसके डीएनए का एक सेगमेंट आप एक बार निकालेंगे और उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर स्टडीज, और अगर कोई उसमें चेंजेस लाने हैं तो उसकी भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज का यूज करते हैं। चेन रिएक्शन मतलब बार बार वो रिएक्शन चेन के फॉर्म में होता ही जा रहा है और हम नंबर ऑफ कॉपीज डीएनए की तैयार कर रहे हैं। इसके लिए 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। एक थे कैरी मुलिस जिन्होंने ये पीसीआर टेक्निक ढूंढी थी 1984 में, और उसके बाद आए थे हमारे माइकल स्मिथ इनके साथ। इन्होंने बताया था कि किसी साइट पे स्पेसिफिकली उसी डीएनए सेगमेंट की हमको कॉपी बनानी है, पर्टिकुलर इतना बड़ा डीएनए है उसमें से छोटे से सेगमेंट की हमको कॉपी बनानी है। तो साइट स्पेसिफिक अगर हमको क्या कराना हो, उस डीएनए की कॉपी बनानी हो, तो उसको बताया था हमारे माइकल स्मिथ ने। तो इन दोनों को ही, माइकल स्मिथ और कैरी मुलिस के कई बुक में स्पेलिंग KARY भी मिलेगी आपको। तो इन दोनों को क्या हुआ था, इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज जब मिला था 1993 में मिला था। आप जब वर्क करते हैं उसके कई साल बाद आपको नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज मिलने में देरी हो जाती है, ठीक है, कभी क्योंकि बहुत टाइम लगता है आपके वर्क को आइडेंटिफाई करने में और आपके वर्क को समझने में लोगों को, और साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें देते हैं अपना नाम, उनका नाम नॉमिनेट होता है, फिर जिनका पर्टिकुलर कुछ इंसानों का नाम नॉमिनेट होता है उसमें से किसी एक को नोबेल प्राइज मिलती है। तो नोबेल प्राइज मिलने में टाइम लगता है, बट अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको नोबेल प्राइज जरूर मिलता है, जैसे कि इन लोगों को मिला था पीसीआर टेक्निक के लिए। पीसीआर टेक्निक इतनी अच्छी है कि ये कुछ मिनट्स में ही आपको नंबर ऑफ कॉपीज डीएनए की दे देगी। यानी कि अगर 30 मिनट्स अगर 10 साइकिल चल रही हैं, 10 साइकिल में आपको 1024 मॉलिक्यूल्स डीएनए के मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे नाम कौन से याद रखने हैं, 2 नाम याद रखने हैं, एक है कैरी मुलिस और दूसरा है माइकल स्मिथ। इन दोनों को ही 1993 में अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था फॉर देयर वर्क फॉर द पीसीआर डिस्कवरी या इन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को डीएनए, इस टेक्निक से इन्होंने डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज तैयार की थी। व्हाट आर द कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं फॉर द पीसीआर।
पीसीआर, अगर पीसीआर करनी है तो आपको चीज़ें क्या चाहिए, ऐसे आप पहुंच नहीं जाएंगे लैब में और पीसीआर में की कॉपी बनाने लगेंगे किसी भी डीएनए की, ऐसे नहीं कर सकते। बहुत सारे कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यू हैव रिक्वायर्ड, ठीक है, यू हैव टू रिक्वायर्ड, यू विल हैव टू पुट सम थिंग्स इनसाइड दिस ट्यूब, तो जो कि आपको पीसीआर में डालना पड़ेगा, फिर वो पीसीआर चलेगा और नंबर ऑफ कॉपीज तैयार होंगी, ठीक है। इसके लिए 2.5 मिनट लगती है एक साइकिल को कंप्लीट होने में, जिसके स्टेप्स हम फर्दर पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। पहले हमें चाहिए एक पॉलीमर, यानी पहले एक हमें चाहिए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज जो होता है ये एक ऐसा पॉलीमरेज होता है, पॉलीमरेज मतलब क्या, एक होता है डीएनए पॉलीमरेज, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि यहाँ पे हम डीएनए पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमको कौन सा पॉलीमरेज चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। हमारे बॉडी में जो पॉलीमरेज काम करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है, वो पॉलीमरेज 37 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करता है। क्योंकि हमारा बॉडी, हम क्या है, वार्म ब्लडेड है, हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स है, तो हमारे पर्टिकुलर उस टेम्परेचर पे ही वो काम करता है। अगर उससे ज़्यादा हम टेम्परेचर पे उसको रख देते हैं तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। देन तो हमको क्या चाहिए, हम हाई टेम्परेचर पे काम कराना है। हमको डीएनए के सेगमेंट को अलग अलग रखने के लिए हाई टेम्परेचर पे काम करना पड़ता है। तो हाई टेम्परेचर पे हमको ऐसा पॉलीमरेज भी चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे काम करे। तो हम यहाँ पे लेते हैं टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज जो है थर्मस एक्वाटिकस नामक एक बैक्टीरिया से मिलता है। ये बैक्टीरिया थर्मोफिलस है, यानी कि गर्म टेम्परेचर पे ही ये काम करता है। बहुत ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, ये बैक्टीरिया जहाँ पे वहीं रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका जो पॉलीमरेज है वो भी अडेप्टेड है फॉर हाई टेम्परेचर। तो हम इसका डीएनए, इसका पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको हम पीसीआर के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड, अगर टैग पॉलीमरेज नहीं है तो उसकी जगह दूसरा पॉलीमरेज भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पीएफयू पॉलीमरेज। पीएफयू पॉलीमरेज ये एक्सट्रैक्ट होता है हमारा पायरोकोकस फ्यूरिकस से, ठीक है। फिर वेंट पॉलीमरेज भी हम यूज़ करते हैं। वेंट पॉलीमरेज, ये पॉलीमरेज भी हाई टेम्परेचर के लिए सुटेबल है। ये तीनों ही हाई टेम्परेचर के लिए सुटेबल है। ये जो है ये थर्मोकोकस लिटोरियलिस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस पॉलीमरेज को, ठीक है। तो ये पॉलीमरेज जो है इसका काम क्या है, ये डीएनए से बाइंड करेगा और डीएनए से उसकी एक और कॉपी तैयार करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर ये प्राइमर हमें चाहिए। प्राइमर भी हमको इसके अंदर डालना पड़ेगा। और ये प्राइमर कैसा होता है, प्राइमर एक छोटे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब छोटे सेगमेंट होता है डीएनए का, जो कि आगे फर्दर इसको बढ़ने में हेल्प करता है। एक छोटा सा सेगमेंट हम डाल देंगे जो कि आगे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्राइमर, मतलब स्टार्टर। जैसे एक स्टार्टर होता है ना, खाने के पहले खाते, तो वैसे ही हमको जो लंबा सा डीएनए सेगमेंट चाहिए एट लास्ट, उसके लिए छोटा सा एक प्राइमर हम डाल देते हैं एट द 3' एंड, ठीक है। ये 3' एंड से जाकर के बाइंड हो जाता है। तो ये प्राइमर जो होता है, ये प्राइमर को हम इसके अंदर डाल देते हैं, साथ ही साथ टैग पॉलीमरेज को डाल देते हैं। इसके साथ एक बफर भी, हम एक रिएक्शन डाल देते हैं ताकि ये सब अच्छे से काम कर सके। बफर डालते हैं, मिनरल ऑयल डालते हैं, ये सारा डालना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नहीं डाला तो ये अच्छे से काम ही नहीं करेगा। हो सकता है कुछ कंटामिनेशन आ जाए या अच्छे से उसका कॉपी बने ही ना। फिर यहाँ पे कोई भी डीएनए, जो भी आपको रिक्वायर्ड टारगेट डीएनए है जिसको आपको कॉपी तैयार करनी है, वहाँ उसका हम क्या कर डालते हैं, उस डीएनए का कॉपी डाल देते हैं, वो डीएनए हम उसमें डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को भी इसके अंदर डालते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को बोलते हैं हम। अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या हो सकते हैं, हम अगर डीएनए की बात कर रहे हैं तो एडेनिन या थाइमिन की हो सकता है, या साइटोसिन या ग्वानिन हो सकता है। इन्हीं चार में से कोई होगा। तो इनको हम बोलते हैं, छोटे सेगमेंट को बोलते हैं डीएनटीपीज। डीएनटीपीज, एस छोटा क्योंकि ये प्लूरल को दर्शा रहे हैं, ठीक है। डी मतलब डीऑक्सी, क्योंकि ये डीऑक्सी डीएनए का पार्ट है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसलिए डीऑक्सी। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से कोई भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है यानी कि डीएटीपी, या और थाइमिन भी हो सकता है यानी कि डीटीटीपी। फिर यहाँ पे साइटोसिन भी हो सकता है यानी कि डीसीटीपी, और ग्वानिन भी हो सकता है कि यानी कि डीजीटीपी, ठीक है। और ये डीएनटीपी का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट ग्रुप लास्ट में लगे हैं इसलिए ट्राइफॉस्फेट्स, ठीक है। तो अब जब अगर ये डीएटीपी होगा तो क्या हो जाएगा इसका नाम, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। देन अगर टी होगा तो डीऑक्सी
थाइमीन ट्राइफॉस्फेट्स, ऐसे ही इनका नाम रखा जाता है। तो ये DNTPs हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें से कोई भी एक जिसका भी हमको एडिशन करना है उसका हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देते हैं, इस छोटी सी ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। जैसे इन इस ट्यूब्स के अंदर हम डालते हैं, ये ट्यूब्स प्लास्टिक की भी होती हैं और कभी कभी ये किसकी होती हैं, शीशे की यानी कि ग्लास की भी बनी होती हैं, ठीक है। तो हम इस ट्यूब को जब इसके अंदर सारे मटेरियल्स पड़ गए इन कंपोनेंट्स के साथ, हम कहाँ डाल देते हैं, यहाँ पे इस PCR में हम डाल देते हैं। PCR में जब ये डालते हैं और जब इसको स्टार्ट करते हैं तब इसका 2.5 मिनट के बाद यानी कि एक DNA से हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स DNA के क्रिएट कर लेंगे 2.5 मिनट के बाद, ठीक है। फिर व्हाट आर द स्टेप्स, क्या स्टेप्स हैं, तो 3 स्टेप्स में PCR कंप्लीट होता है। 3 स्टेप्स, तो पहला स्टेप्स होता है डीनेचुरेशन, यानी कि जो एक DNA का सेगमेंट है उसको हम अलग अलग कर देंगे, डीनेचर कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। एक सेगमेंट ऊपर और दूसरा सेगमेंट नीचे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये बाइंड था अब उसको हम अलग कर रहे हैं तो डीनेचर हो रहा है। तो डीनेचर हाई टेम्परेचर पे होता है, इसीलिए पूरा रिएक्शन हमको PCR का हाई टेम्परेचर पे कराना पड़ता है ताकि ये DNA सेगमेंट वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे बाइंड ना करने लगे। कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करते हैं, तो ये एक दूसरे से बाइंड करते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे ये बाइंड नहीं करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि ये दोनों ही अलग अलग हो रहे हैं, डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप में एनीलिंग होती है, यानी कि हम प्राइमर को 3' एंड पे, दोनों सेगमेंट के 3' एंड पे हम इसको ऐड कर देते हैं। एंड द लास्ट स्टेप में क्या होता है, हम देखते हैं कि इलॉन्गेशन, यानी कि 2 सेगमेंट DNA के 2 सेगमेंट तैयार हो जाते हैं, मतलब कि एक DNA के सेगमेंट से 2 सेगमेंट ऑफ DNA तैयार हो जाते हैं। तो अब इन्हीं स्टेप्स को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप होता है, इसमें पहला स्टेप जो होता है वो होता है डीनेचुरेशन। एक नॉर्मल DNA का सेगमेंट है, ये DNA सेगमेंट टारगेट सेगमेंट जो आप डाल रहे हैं, जो भी आपको चाहिए, मान लीजिए आपका कोई प्लांट था जो कि अब क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड है, या कोई भी स्पीशीज़ है एनिमल की बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड है, या जैसे कि अभी कोई डिस्कवरी चल रही है या कुछ भी ऐसा है जिसका DNA अब आपको नहीं मिल रहा है, आपने एक्सट्रैक्ट किया कहीं से, अब उसकी स्टडी करनी है। वो क्या हो गया, बहुत सालों पहले ज़मीन में गड़ा आपको DNA मिला है और वो बोन से आपने जब DNA निकाला, ज़मीन में एक गड़ा हुआ आपको स्केलेटन मिला, उससे आपने DNA एक्सट्रैक्ट किया, उस DNA का डीनेचर हो गया, तो उसका आप मल्टीपल कॉपीज बना के स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आपने वो रिक्वायर्ड DNA डाल दिया PCR में। तो ये आपका रहा सेगमेंट ऑफ DNA जो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है स्टडी करने के लिए, क्योंकि अगर आप इस पर स्टडी करते हैं आपको मिल भी गया तो ये क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो आप इसकी कॉपीज तैयार कर लेंगे, फिर आप उस पर स्टडी करेंगे, ताकि एक खराब भी हो गया तो दूसरे सेगमेंट पे आप स्टडी कर सको। तो इसको हम क्या करते हैं, डीनेचर। डीनेचर जो है 94 to 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हमारा टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसी टेम्परेचर पे हम वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि DNA उसमें नॉर्मल कंडीशन में बेस पेयरिंग शो करेगा। मान लीजिए कि ये एडेनिन है, तो एडेनिन जो है वो बाइंड रहेगा ना, एडेनिन किससे अटैच रहेगा, इस सेगमेंट के थाइमीन से। साइटोसिन है तो वो ग्वानिन से अटैच रहेगा। कोई भी सेगमेंट ऑफ DNA है, ग्वानिन है तो साइटोसिन से अटैच रहेगा, थाइमिन है तो एडेनिन से अटैच रहेगा। ऐसे ही बेस पेयर्ड रहते हैं। लेकिन हम इसको जब 94 या 95 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचर करते हैं, तो ये सेगमेंट यहाँ से इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, जो इसको बॉन्ड कर रही थी, बाइंड कर रही थी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीनेचुरेशन में क्या होती है, टूट जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टूटने से ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ये अपना जो एडेनिन लेकर के ऊपर चला गया और ये थाइमिन लेकर के नीचे आ गया, और सारे सेगमेंट नीचे के अलग हो गए, ऊपर के अलग हो गए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है डीनेचुरेशन या डीनेचर हो रहे हैं, 2 सेगमेंट अलग अलग हो रहे हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि एनीलिंग होती है। एनीलिंग मतलब क्या होता है, हम प्राइमर का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ प्राइमर डाल रहे थे ना, अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि प्राइमर क्या होते हैं। प्राइमर बेसिकली 2 छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट्स होते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग सेपरेट हो गया। इसको अगर 52 से 55 डिग्री सेल्सियस पे हम एनीलिंग की प्रोसेस करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करते हैं, और प्राइमर जो है इसकी जो टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे आके बाइंड हो जाती हैं। ये दोनों सेगमेंट अलग हो गए। अब ये है हमारा 5' एंड, यहाँ 5' एंड पे फॉस्फेट होता है, ठीक है, 5' एंड है, 5' एंड पे फॉस्फेट होता है।
और ये है हमारा 3 प्राइम एंड। तो 3 प्राइम एंड OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसी के साथ ये जो दूसरा सेगमेंट था यहाँ पे अगर 5 प्राइम है तो ये क्या होगा, 3 प्राइम होगा, और ये 3 प्राइम है तो ये क्या होगा, 5 प्राइम होगा। ओके, 5 प्राइम फॉस्फेट एंड। और हम देख रहे हैं कि ये जो ये प्राइमर आके बाइंड हो रहा है वो 3 प्राइम एंड पे ही बाइंड हो रहा है। इधर भी 3 प्राइम, ये दिस इज प्राइमर। एनीलिंग मतलब प्राइमर का बाइंड होना। कहाँ बाइंड हो रहा है, ये 3 प्राइम एंड पे DNA के बाइंड हो रहा है। यहाँ पे भी 3 प्राइम एंड पे बाइंड हो रहा है, यहाँ पे भी 3 प्राइम एंड पे बाइंड हो रहा है। अब ये बाइंड कैसे होता है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बाइंड होता है। और ये छोटा सा सेगमेंट जो होता है ये 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का होता है। ठीक है, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लंबा ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो कि आगे 3 प्राइम पे बाइंड हो जाता है। ये 55 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये जब बाइंड होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी बेस पेयर्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिछले वाले सेगमेंट पे मान लीजिए यहाँ पे T रहा होगा तो यहाँ पे A आके बाइंड हो जाएगा। ये जो है साइट स्पेसिफिक होगा, उसी सेगमेंट से आकर के बाइंड करेगा जहाँ जिसकी कॉपी हमको चाहिए, जिस DNA की कॉपी चाहिए वहीं आकर के ये पर्टिकुलरली बाइंड होगा। तो इससे ये क्या शो करेगा, बेस पेयरिंग या कॉम्प्लीमेंटैरिटी। तो अगर यहाँ पे T होगा तो ये आके A बाइंड होगा, अगर यहाँ G होगा तो यहाँ पे ये C आकर के बाइंड होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होगा, G होगा तो ये C आकर के बाइंड होगा, यहाँ C होगा तो G। तो ऐसे आकर के ये सेगमेंट इस पे अटैच होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो इसी के साथ सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट होता है जिसे बोलते हैं अनेलिंग। यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है और यहाँ पे प्राइमर आके 3 प्राइम एंड पे दोनों स्ट्रैंड के बाइंड हो जाते हैं। ये स्ट्रैंड अलग हो गया था, सेपरेट हुआ तो दोनों पे प्राइमर आके बाइंड हो गए। देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज एक्सटेंशन या इलोंगेशन। इलोंग हो रहा है मतलब लंबा हो रहा है। तो ये हमारा सेगमेंट था, यहाँ प्राइमर आके 3 प्राइम एंड पे बाइंड हो रहे थे। जैसे ही ये प्राइमर आके बाइंड होते हैं ये क्या करते हैं कि ये हमारा 3 प्राइम एंड है, ये हमारा 3 प्राइम एंड है, और 3 प्राइम एंड पे प्राइमर जैसे यहाँ के बाइंड होता है ये आगे की ओर इसको क्या करता है, फर्दर इस प्रोसेस को क्या करता है कि अब तुम आगे चलो और हम क्या करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे इलोंगेशन पे। अब यहाँ पे अब रोल किसका आता है इसको कंप्लीट करने पे, यहाँ पे हमारे वर्क करते हैं DNTPs यानी कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये आकर के एक एक सेगमेंट DNTP का बाइंड होता चला जाता है जो कि हमने डाल दिया था कि रिक्वायर्ड DNA जहाँ पे जो चाहिए वो बेस पेयरिंग जाकर के कर ले, तो उसको हमने डाल दिया था। अब ये बेस पेयरिंग करते हुए इस सेगमेंट को कंप्लीट करते हैं और ये सेगमेंट जैसे ही कंप्लीट होता है ये पूरा एक DNA सेगमेंट जो सेपरेट हुआ था उससे हम क्या कर रहे थे, 2 DNA सेगमेंट हम बना ले रहे हैं। ये इलोंगेट हुआ, ये पूरा ये कॉपीज बनाएगा और पूरा एक DNA सेगमेंट तैयार हो जाएगा हमारा। ये यहाँ पे क्या करेगा, पूरा एक DNA सेगमेंट तैयार कर लेगा। तो एक DNA से हमने 2 कॉपीज DNA की तैयार कर ली। अलग अलग DNA था जो हमने डाला था, अब उसकी क्या हुई, 2 कॉपीज तैयार हो गई। तो जो DNA हमने डाला था उसकी 2 कॉपीज तैयार हो गई। सपोज करिए कि ये रहा होगा एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमीन समथिंग कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो अब इससे ये बेस पेयरिंग किससे कर रहा था, अब एडेनिन है तो ये किससे बेस पेयर किया होगा, थाइमिन से। साइटोसिन है तो ग्वानिन से, ग्वानिन है तो साइटोसिन से, थाइमिन है तो एडेनिन से, ये भी एडेनिन से। ये ऐसे हमारा पेयरिंग था, ये ऐसा सेगमेंट था। और ये वाला सेगमेंट कहाँ है, नीचे है। ठीक है, तो ये सेगमेंट है। अब ये जो बेस पेयर बनाएगा इसके साथ बेस पेयर भी कौन बनाएगा, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन। अब यहाँ पे क्या बनाएगा बेस पेयर, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन। तो आप देख रहे हैं सेम कॉपीज तो तैयार हो गई। तो DNA की सेम सेगमेंट तैयार हो करके एक DNA सेगमेंट से 2 DNA सेगमेंट रेडी हो जा रहा है। तो ये जो स्टेप थी वो कंप्लीट होती है हमारी 1.5 मिनट्स में। ठीक है, इसके पहले जो सेकेंड ये 1.5 मिनट लगते हैं एक्सटेंशन को होने में। ठीक है, इसके पहले ये जो सेकेंड स्टेप थी हमारी, सेकेंड स्टेप को 30 मिनट्स लगते हैं, सॉरी 30 सेकेंड्स लगते हैं। और इसके पहले जो फर्स्ट स्टेप थी हमारी डीनेचुरेशन, इसको भी होने में 30 सेकेंड्स ही लगते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में 30 सेकेंड्स, सेकेंड स्टेप में 30 सेकेंड्स और थर्ड स्टेप में 1.5
मिनट। तो इसका मतलब टोटल 2.5 मिनट लगता है एक साइकिल को कंप्लीट होने में, ठीक है। अब ये A2 हम क्या देख रहे हैं कि 2.5 मिनट में क्या हो रहा है, 2.5 मिनट में 2 मॉलिक्यूल्स तैयार हो जा रहे हैं हमारे डीएनए के। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स डीएनए के तैयार हो रहे हैं 2.5 मिनट में, तो इसके बाद क्या होता है, फिर से ये जो 2 डीएनए तैयार हुआ इसका हम फिर से फर्स्ट स्टेप करेंगे, यानी इनका आप डीनेचुरेशन कर दें। ये 2 डीएनए से क्या हो जाएगा, ये टूटेंगे, मतलब कि पहला डीनेचुरेशन होगा, अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे, फिर प्राइमर आएगा, अनीलिंग होगी, फिर ये दोनों की कॉपी तैयार होगी, यानी 2 से 4 बन जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होगा, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, ऐसे ही 10 साइकिल के बाद यानी कि 10, अब ये एक साइकिल थी, ऐसे ही 10 साइकिल के बाद क्या होगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 2.5 से, मतलब एक साइकिल में 2.5 मिनट लग रहे हैं, तो 10 साइकिल में 30 मिनट्स लगते हैं, 30 मिनट्स लगेंगे और इसमें तैयार कितना हो जाएगा, तो 1024 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए रेडी हो जाएगा विद इन 10 साइकिल 30 मिनट्स इट टेक्स 1024 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉपीज आपको कुछ मिनट्स में ही मिलके तैयार हो जाती हैं। तो दीज आर द स्टेप्स, मैकेनिज्म ऑफ वर्क फॉर पीसीआर। ऐसे ये पीसीआर क्या करता है, नंबर ऑफ कॉपीज तैयार करता है। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीसीआर, हम पीसीआर को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में नंबर ऑफ कॉपीज तैयार करके दे रहा है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया कि थोड़े से टाइम में हम नंबर ऑफ कॉपीज को तैयार कर ले रहे हैं। दैट इज रैपिड, ये क्या करता है, रिएक्शन करता है और बहुत सारी कॉपीज हमको तैयार करके दे देता है। अगर कोई भी, एक और इसका एडवांटेज ये होता है कि मान लीजिए कोई डीएनए है जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जिसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं या फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करके कॉपीज तैयार कर सकते हैं, जिसको स्टडी में आपको बार बार उस एनिमल को पकड़ के एक्सट्रैक्ट नहीं करना होगा उस डीएनए से, बार बार उस बोन से या बार बार किसी चीज से आपको डीएनए निकालना नहीं होगा। उस डीएनए की आप नंबर ऑफ कॉपीज तैयार कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये तब भी हेल्पफुल है अगर कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज है या वल्नरेबल है या कोई भी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है और उसका डीएनए आपको कहीं से मिल जाता है, तो उसकी स्टडी के लिए आप नंबर ऑफ कॉपीज तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ और इसके क्या फायदे हैं, मान लीजिए कोई जीन है जो कि, जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है कि डायबिटीज के पेशेंट में इंसुलिन की कमी से क्या होता है, ग्लूकोज प्रॉपरली क्या होता है, कन्वर्ट नहीं होता है और लिवर में स्टोर नहीं होता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, डायबिटीज कॉज कर देता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इंसुलिन के ना होने से। तो इसी इंसुलिन जो हार्मोन है वो सही से उनमें रिलीज नहीं होता है, तो ये इंसुलिन उनको इंजेक्शन के थ्रू लेना पड़ता है। तो अब ये इंसुलिन आता कहाँ से, मान लीजिए आपको एक डीएनए का सेगमेंट मिल जाता है जो कि प्रिपेयर कर सकता है, क्या प्रिपेयर कर सकता है, ये प्रिपेयर कर सकता है ऐसा प्रोटीन जो कि इंसुलिन बनाता है, तो यानी कि इंसुलिन प्रोटीन ये तैयार करके दे सकता है आपको। तो इस डीएनए का हम मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हम फर्दर ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए बना के, फर्दर ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन बना के हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉपीज से हम रिक्वायर्ड डीएनए की कॉपीज बना करके उनका प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन। देन इसकी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसकी स्टडी कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को लेकर के उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई सेगमेंट है, उसमें कोई प्लांट में डिजीज हो गई है, तो उसका हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और मान लीजिए वो जो डिजीज है वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, या कोई भी ह्यूमन है उसको एक कोई बीमारी है जो कि क्या है, जीन्स में है, उसके डीएनए में वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि उसके डीएनए में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, क्या हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे कि उसके डीएनए में चेंज हो और फर्दर ये प्रोसेस जो है रुक जाइए, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसमें ये डिजीज ना हो, वो प्रोटीन बने ही ना जिससे ये डिजीज कॉज हो रही है। तो हम इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ऐसा भी क्रॉप बना सकते हैं जो कि क्या हो, जो कि रेसिस्टेंट वैरायटी का हो, वो किसी पेस्ट के लिए रेसिस्टेंट हो, मतलब वो कीड़ा उस प्लांट में ना लगे, ऐसा उसमें जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकते हैं कुछ मिनट्स में। डीएनए को उसका जैसे कोई डिग्रेडेड सैंपल आप उठा रहे हैं, जैसे अभी बहुत ही अच्छा नोबेल प्राइज मिला है एक साइंटिस्ट को जिन्होंने क्या किया है कि नींदरथल का क्या कर लिया है, नंबर ऑफ कॉपीज तैयार कर ली है। तो नंबर ऑफ कॉपीज जब तैयार की उन्होंने, तो वो क्या किया, थोड़े से डीएनए सेगमेंट को लिया,
उसकी पीसीआर करके, अगर हमको बार बार स्टडी करनी है तो पीसीआर करके उस डिग्रेडेड डीएनए से हम नंबर ऑफ कॉपीज बना करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ पीसीआर। छोटे से सेगमेंट से नंबर ऑफ कॉपीज बना के उसमें स्टडी, उसकी जेनेटिकल इंजीनियरिंग, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, कोई भी प्रोटीन बना सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ पीसीआर। अब एडवांटेजेस हो गए, एडवांटेजेस मतलब फायदा तो देख लिया हमने पीसीआर का, लेकिन साथ ही साथ लिमिटेशंस भी देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होती है अपने साथ लिमिटेशंस लेके चलती है, ठीक है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेज है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है ऑफ यूजिंग अ पीसीआर? तो डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए जो हम सेगमेंट ऑफ डीएनए ले रहे हैं वो किसी वजह से कंटामिनेटेड हो जाता है, जैसे कि जो बफर सॉल्यूशन लिया हमने वो कंटामिनेटेड था, उसके अंदर कुछ गिर गया, या ऐसा कोई सेगमेंट हम ले रहे हैं जो कि डीनेचर्ड हो गया, या हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचर हो गया, वो पॉलीमरेज सही से काम नहीं कर रहा है, वो जो डीएनए है वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो गया है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, डीनेचुरेशन की प्रोसेस दे सकते हैं, या कोई भी कंटामिनेशन हो सकता है उस डीएनए में, कंटामिनेट हो गया वो डीएनए। अब क्या करेंगे, उसकी कॉपीज कैसे बनाएंगे? जो हमको रिक्वायर्ड डीएनए था वो तो नहीं मिलेगा ना, अब तो कंटामिनेटेड डीएनए मिलेगा, फिर क्या फायदा। और इसका क्या ड्रॉबैक है कि प्रायर सीक्वेंस पहले से होना चाहिए। अब ऐसे अगर वो डीएनए सेगमेंट ही नहीं है तो आप इसकी कॉपीज कैसे बनाएंगे? तो कुछ छोटा सा सेगमेंट तो होना ही चाहिए जिसकी कॉपीज आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फायदा क्या था कि छोटा सा सेगमेंट से हम नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी यही है कि छोटा सा सेगमेंट तो चाहिए ही चाहिए ना, नहीं तो कॉपीज किसकी बनाएंगे। तो और वो जो सेगमेंट है वो नोन होना चाहिए, वो साफ सुथरा एक सेगमेंट मिलना चाहिए जिसमें साफ साफ उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस समझ में आए। देन शॉर्ट रेंज एम्प्लीफिकेशन नीडेड। जो शॉर्ट रेंज है वो जो सेगमेंट है वो शॉर्ट रेंज का ही होना चाहिए, मतलब छोटा सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होना ही चाहिए। छोटा सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहने का मतलब कि 100 बेस पेयर, मतलब कि 100 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से लेकर के 5000 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस होना चाहिए। 100 बेस पेयर से लेकर के 5000 बेस पेयर लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही होना चाहिए। उससे बड़ा अगर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए एक डीएनए सेगमेंट था जो छोटा सा था, हमने क्या किया, प्राइमर इसमें ऐड कर दिया। अब प्राइमर जो है वो स्पेसिफिकली जा करके यहीं पे बाइंड होने वाला था, जैसे ATG था, तो इससे बाइंड कौन करेगा, ATG से बाइंड कौन करेगा, A से बाइंड करेगा हमारा थाइमिन, और T से कौन बाइंड करने वाला है, T से एडेनिन, और G से C। तो ये TAC जो है ये हमारा प्राइमर सीक्वेंस था। अगर ये छोटा सीक्वेंस है तो वो तो पर्टिकुलरली यहीं पे बाइंड करेगा, लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं 100 से 5000 बेस पेयर से लॉन्ग सेगमेंट ले रहे हैं, इससे भी बड़ा सेगमेंट हम डाल दे रहे हैं, अगर इतना बड़ा सेगमेंट डाल दिया तो क्या हो सकता है कि ये जो हमारा प्राइमर है वो जाके कहीं पे भी इसकी जो है वो सेगमेंट मिल सकती है, जैसे कि ATG यहाँ पे भी तो मौजूद हो सकता है, बड़े से सेगमेंट में कहीं भी ATG मौजूद हो सकता है। तो ये प्राइमर यहाँ आके बाइंड हो जाएगा, यहाँ बाइंड होने की जगह यहाँ बाइंड हो जाएगा, और यहाँ से कॉपीज तैयारी करना शुरू करेगा, यहाँ पीछे की कॉपीज तैयार ही नहीं होंगी। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए हमें। और ये जो कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट इसके साथ हम स्टार्टिंग में डाल रहे थे वो सारे कंपोनेंट्स चाहिए ही चाहिए। अगर एक भी कंपोनेंट इन सब में से नहीं रहता है तो ये जो पीसीआर है वो सही से काम करेगा ही नहीं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पे हमारा है टैग पॉलीमरेज, जो डीएनए से बाइंड हो रहा था, जो डीएनए से टैग पॉलीमरेज बाइंड होगा, जो हमारा जो सेकेंड स्टेप था, जिसमें सेकेंड स्टेप में हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो है टैग पॉलीमरेज इसको ला करके बाइंड कराएगा। यहाँ पे ये जो प्राइमर है उसके बगल में आकर के बाइंड होता है आपका टैग पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे बाइंड होता है, और ये पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड होगा। अगर ये बाइंड ही नहीं होगा तो फर्दर इसके आगे जो DNTPs थी वो अटैच ही नहीं होंगी। वो DNTPs यहाँ पे मतलब एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन का सेगमेंट आगे अटैच ही नहीं होगा। तो ये जो टैग पॉलीमरेज है दिस इज वेरी नेसेसरी। और यही पॉलीमरेज क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ये पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर टॉलरेंस रखता है, हाई टेम्परेचर पे भी काम करेगा। जो हमारे अंदर नेचुरल पॉलीमरेज है वो इस टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता। पहला स्टेप कितने पे हो रहा था, 95 डिग्री पे, तो वहीं पे ये डीनेचर हो जाएगा। हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, वहीं तक ही ये पॉलीमरेज हमारी बॉडी का काम करता है। उससे ज़्यादा जहाँ टेम्परेचर हुआ ये काम करना बंद हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, टूट जाएगा।
तो ये टैग पॉलीमरेज जो ऐसी बैक्टीरिया से निकाला गया है, आपको पता है कि बैक्टीरिया ऐसे मॉडिफाई हो चुकी हैं जो ठंडी से ठंडी जगह और गर्म से गर्म जगह पे भी पाई गई हैं। तो थर्मोफिलस एक्वाटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत ही गर्म जगह पे पाया जाता है, और इस गर्म जगह से इस बैक्टीरिया को लेकर के इसके अंदर का जो पॉलीमरेज है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस पॉलीमरेज को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नेसेसरी, दीज कंपोनेंट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द पीसीआर। ये बहुत नेसेसरी है। अगर पीसीआर अच्छे से काम करना है तो सारे कंपोनेंट्स इसके चाहिए, वेदर इट इज बफर और डीएनए और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, whether it is a primer, all these things are needed for the proper functioning of PCR। PCR के काम करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आप रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।